दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या आपको हाथरस गैंगरेप और हत्या का वो सनसनीखेज मामला याद है? दोस्तों मैं मनीषा बाल्मीकि की बात कर रहा हूं। वही दलित मनीषा बाल्मीकि जिसके परिवार वाले आज भी खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। और मैं इस मुद्दे पर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मनीषा बाल्मीकि के परिवार को आज भी इंसाफ नहीं मिल पाया है। पीड़ित परिवार के साथ कहा जा रहा है कि आज भी भेदभाव हो रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्हें आज भी जातिवाद का सामना करना पड़ रहा है। मनीषा बाल्मीकि के भाई कहते हैं कि गांव के ऊंची जाति के लोग हमें नीची नज़रों से देखते हैं। दोस्तों मनीषा बाल्मीकि केस को कुल 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पीड़ित परिवार को कायदे से इंसाफ नहीं मिल पाया है। और इस पूरे मामले को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद ने। चंद्रशेखर आज़ाद जो कि नगीना से लोकसभा के सांसद हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को एक बार फिर से मुखरता से न सिर्फ उठाया बल्कि सरकार को एक लेटर भी जारी कर दिया है। तो उनके लेटर में क्या कुछ है वो विस्तार से हम बताएंगे आपको। जल्द सामने लेकिन आएगा। सबसे पहले दोस्तों उस घटना पर एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घटना पुरानी हो चुकी है। शायद आप लोगों के दिमाग में वो घटना ना हो, तो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि मनीषा बाल्मीकि के साथ आखिर 14 सितंबर 2020 को हुआ क्या था। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 20 साल की युवती मनीषा अपनी मां के साथ घर से करीब आधा किलोमीटर दूर घास काटने गई थी। आरोप है कि वहीं गांव के ही 4 लोगों ने उसके साथ दरिंदगी की। मनीषा की मां का कहना है कि जब वो उसके पास पहुंची तो वह घायल थी और उसके कपड़े फटे हुए थे। मनीषा की मां और उसका बड़ा भाई तुरंत उसे मोटरसाइकिल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर चंदप्पा थाने लेकर गए थे। यहाँ से उसे ज़िला अस्पताल ले जाया गया। वहाँ से अलीगढ़ रेफ़र किया गया। लड़की ने होश में आने के बाद अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में बयान दर्ज कराया, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद अलीगढ़ से 28 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहाँ अगले दिन मनीषा की मौत हो गई। तो मनीषा के साथ ये घटना होती है 14 सितंबर को 2020 में, और 29 सितंबर को मनीषा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कहा जाता है कि अगर मनीषा की मौत ना हुई होती तो इस पूरे मामले में केस भी दर्ज नहीं होता। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि मनीषा की मौत के 11-12 दिन बाद 11 अक्टूबर 2020 को इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की जाती है। इसके बाद 18 दिसंबर को इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की जाती है, जिसमें पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लगाए जाते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला फिर से ज़िंदा कैसे हुआ, कैसे इस पूरे मामले में नया मोड़ आया। दोस्तों ये मामला ज़िंदा इसलिए हुआ है क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक लेटर जारी किया है। इस लेटर का जो विषय है वो ये कि हाथरस बूलगढ़ी की दलित बेटी मनीषा बाल्मीकि के सामूहिक बलात्कार और हत्या प्रकरण में माननीय न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का आज तक अनुपालन न होने पर तत्काल कार्रवाई के लिए अनुरोध है। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने ये लेटर इसलिए लिखा है, वो इस लेटर में बता रहे हैं कि हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में फैसला सुनाया था। फैसले का स्वागत भी किया गया था। हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वो 19 जुलाई 2022 को सुनाया था। उसके बाद इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी 22 मार्च 2023 को फैसला सुनाया था। जो फैसला हाई कोर्ट का था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसी फैसले का अनुपालन करने की बात माननीय उच्चतम न्यायालय ने की थी। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर 19 जुलाई 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा क्या था। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने लेटर में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 19 जुलाई 2022 को मनीषा बाल्मीकि केस की गंभीरता, पीड़ित परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, SC/ST एक्ट के प्रावधानों, सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए निर्देश जारी किए थे। परिवार के किसी एक सदस्य को योग्यता के अनुरूप सरकारी नौकरी दी जाए, परिवार को उसकी सुरक्षा दी जाए, किसी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरण करने पर विचार किया जाए, या सीधे तौर पर मनीषा बाल्मीकि के परिवार की सुरक्षा, सम्मान, पुनर्वास के लिए दिया जाए।
तो ये फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का था। दोस्तों, जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, जो सरकार थी जानते हैं क्या किया? सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की एक भी दलील नहीं मानी और पूरे मामले को खारिज करते हुए साफ तौर से कह दिया कि जो कुछ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है उसका यथावत पालन किया जाए। चंद्रशेखर आज़ाद ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि ये अत्यंत दुखद है कि बहन मनीषा वाल्मीकि के परिवार के सदस्य को अब तक सरकारी नौकरी नहीं दी गई, उन्हें सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। यह स्थिति न केवल न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना है, बल्कि दलित समाज में असुरक्षा और निराशा की भावना बढ़ाती है। चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ साफ तौर से कह रहे हैं कि अगर हाईकोर्ट के फैसलों का अनुपालन नहीं हो रहा है, क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अत्यंत दुखद है, चिंताजनक है और ये दलित समाज में असुरक्षा की भावना को बढ़ाने वाला है। कोर्ट के आदेशों का पालन न होते हुए देख एक बार फिर से चंद्रशेखर आज़ाद ने सरकार से 4 बड़ी डिमांड की है। वो 4 बड़ी डिमांड क्या है दोस्तों, आप देखिए। उन्होंने पहली डिमांड की है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, उसे तत्काल प्रभाव से पूर्ण रूप से लागू किया जाए। मनीषा वाल्मीकि के परिवार के किसी एक सदस्य को तुरंत सरकारी नौकरी दी जाए। पीड़ित परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित स्थान पर शीघ्र स्थानांतरित किया जाए। संपूर्ण प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक विशेष नोडल अधिकारी नियुक्त कर 15 दिनों में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। ये चंद्रशेखर आज़ाद ने 4 बड़ी डिमांड की है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या राज्य सरकार, क्या जो यूपी सरकार है वो मनीषा वाल्मीकि को इंसाफ देने में असमर्थ है? क्या चंद्रशेखर आज़ाद के इस लेटर का सरकार संज्ञान लेकर मनीषा वाल्मीकि के परिवार को पूर्ण रूप से इंसाफ दिला पाएगी? इस पूरे केस को लेकर दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।